आज दिल्ली में एनआईए कोर्ट ने यासिन मलिक को टेरर फंडिंग पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। आज के इन पर्सपेक्टिव विद अरुण जोशी में इस केस की बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि फ्यूचर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सर, टेरर फंडिंग केस में आज यासिन मलिक को उम्र कैद की सज़ा हुई है। एक स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट के होते हुए आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए नीतू जी, ये तो होना ही था कि जिस हिसाब से टेरर फंडिंग जो है वो टेररिज्म जो है और किलिंग्स जो है ये इनको एक साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए। यासिन मलिक के खिलाफ जो केस था टेरर फंडिंग का कि उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और उनको यूटिलाइज किया अनरेस्ट करने में, ये एक इशू जो है ये टेररिज्म के साथ ही जुड़ा है। अनरेस्ट जो होती है जिसमें लोग क्लैशेस होते हैं, जिसमें लोग मारे जाते हैं और एक साइकिल चलता है, विशियस साइकिल चलता है किलिंग्स का और ब्लड लेटिंग का, वो टेरर फंडिंग से ही होता है। कोई भी काम जो है डिस्ट्रक्टिव काम हो तो वो पैसे से ही होता है, क्योंकि पैसे से लोग, स्टोन पेल्टर्स को भी पैसे दिए जाते हैं और जो गन चलाते हैं उनको भी पैसे दिए जाते हैं, जो गन आती है वो भी पैसे से आती है, ग्रेनेड आता है वो भी पैसे से आता है। तो इसलिए टेरर फंडिंग और टेररिज्म ये दोनों इनका दामन चोली का साथ है। और यासिन मलिक के केस में हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यासिन मलिक के डिफरेंट फेजेस हैं मिलिटेंसी में। एक तो जब उन्होंने खुद गन उठाई और एक जब उन्होंने गन को छोड़ दिया, त्याग किया, और उसके बाद जब उन्होंने पीसफुल मीन्स को अडॉप्ट किया। हुर्रियत में वो पहले नहीं गए, जब वो रिहा हुए 1994 में वो हुर्रियत पे नहीं गए, हुर्रियत में वो बाद में गए। वो भूख हड़ताल और धरने की पॉलिटिक्स में आए। उसके बाद जब जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बनी, उसमें एक बहुत अहम रोल रहा उनका फंड्स कलेक्ट करने में। वो गिलानी के साथ थे जिनकी डेथ हुई पिछले साल, और वो थे मीरवाइज उमर फारूक के साथ भी थे जो जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बनी थी। तो उस वक़्त जो 2016 को अनरेस्ट हुआ, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और जिसमें एक पूरे सिस्टम को हिला दिया, वो जो है उसमें टेरर फंडिंग का एक बहुत अहम रोल रहा। और इन बातों को यासिन मलिक ने अदालत में माना कि हाँ मैंने ये किया है। उन्होंने ही प्लीडेड गिल्टी, इसलिए उनको ये सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट की दी गई। लेकिन अब देखना ये है कि जैसे 10 साल की सज़ा एक सेक्शन के तहत है, 10 साल की सज़ा दूसरे सेक्शन के तहत है, और उसके साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी है उन पे जो एनआईए कोर्ट के जज ने दिया है। तो देखना ये है कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव में ये सेंटेंस क्या यहीं रुक जाती है या बाकी लोगों पे भी लागू होगी, क्योंकि इकोसिस्टम जो टेररिज्म का है वो फंड्स के बिना नहीं बनता है। जो इकोसिस्टम है जिसको डिस्मेंटल करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात कह रही है और जम्मू कश्मीर की सरकार भी कह रही है, उसमें ये एक अहम माइलस्टोन माना जाएगा। सर, कश्मीर में हम टेररिज्म के इतिहास को देखें तो यासिन मलिक को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, यासिन मलिक लेट 80s में ये हाजी ग्रुप के साथ आए, जिसमें मैंने आपको बताया कि एच जो है हमीद शेख के नाम से स्टार्ट होता है, ए जो है अशफाक वानी के नाम से, जे जो है जावेद मीर के नाम से, वाई जो है यासिन मलिक के नाम से। यासिन मलिक जो थे वो इसके कमांडर इन चीफ थे और उन्होंने री इन्वेंट किया JKLF को। JKLF पहले KLF होता था, कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, लेकिन इन्होंने बाद में इसका नाम JKLF कर दिया। तो उसमें ये इन्होंने आज़ादी का स्लोगन दिया, ये साबित करने के लिए कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। लेकिन असल में ये स्लोगन जो है ये ISI ने दिया इनको, और इस बात को रिकॉर्ड पे कहा है जावेद मीर ने एक टीवी चैनल में कि आज़ादी का स्लोगन उनको इसलिए दिया गया क्योंकि पाकिस्तान के नाम से
वो सोच रहे थे, ISI सोच रही थी कि कश्मीर के लोगों में जो कुछ लोग हैं, कुछ सेक्शन है, वो अपील नहीं करेगा। इसलिए आज़ादी का स्लोगन जो है वो एक डिसेप्शन था और असल में मतलब वही था कि पाकिस्तान कैसे इस एजेंडा को चलाता है। एक तो ये था, तब इन्होंने गोलियां भी चलाई और 4 IAF पर्सनल को भी मारा 25 जनवरी 1990 को। उसके बाद कुछ कश्मीरी पंडित की किलिंग हुई जिसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट बताई जाती है। इनके साथ साथ फिर ये 6 अगस्त 1990 में ये अरेस्ट हो गए। इनके कुछ साथी थे, पूरे JKLF की एक मीटिंग हो रही थी जहाँ पे रेड हुआ और ये अरेस्ट हो गए। इन्होंने जम करके भागने की कोशिश की लेकिन पकड़े गए। तो उसके बाद जेल में इनके साथ कुछ बातचीत भी हुई। फिर 1994 में 1994 मई में इनको छोड़ दिया गया और इन्होंने तब कहा कि मैं गन कल्चर से बाहर आता हूँ और सीज़ फायर डिक्लेयर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब हुई उसके बाद इन्होंने सत्याग्रह और भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया, जो फिर हुर्रियत में चले गए, फिर हुर्रियत से बाहर आए। लेकिन इनकी कभी भी हुर्रियत के साथ कंपेटेबिलिटी नहीं रही। कभी ये खुद बहुत एम्बिशियस है। ये इनको मीरवाइज़ उमर फारूक की लीडरशिप पसंद नहीं थी, हुर्रियत से इसलिए निकले। फिर ये कभी अब्दुल गनी लोन के साथ आ गए, कभी ये गिलानी के साथ आ गए। तो इस तरह से इनकी कशमकश हुर्रियत में चलती रही। फिर अल्टीमेटली ये वहाँ से बाहर निकला और फिर इन्होंने मीरवाइज़ उमर फारूक के साथ एक अलायंस की, फिर वो भी टूट गई 2010 में की। फिर उसके बाद जो है ये जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बनी, जिसका बेसिकली एक टेरर फंडिंग के साथ डायरेक्ट लिंक है। और इस JRL को बनाया पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे इंडिया में, अब्दुल बासित उस समय के, उन्होंने बनाया। उन्होंने सईद अली शाह गिलानी, यासिन मलिक और मीरवाइज़ उमर फारूक को कहा कि आप तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। और JRL का काम था हड़ताल के कैलेंडर देना, स्टोन पेल्टिंग की कॉल देना, और जिससे कि अंडरस्टूड क्लैशेस होते थे, लोग मरते थे। तो ये है कि जो टेररिज्म फंडिंग है वो गन वाले टेररिज्म से डिफरेंट नहीं है। टेररिज्म फंडिंग नहीं होगी तो टेररिज्म नहीं होगा। ये इसलिए हमको समझना चाहिए कि ये 3 जो रोल यासिन मलिक ने प्ले किए हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक खुराफात चल रही थी जिसकी सज़ा आज उन्हें मिली। सर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ यासिन मलिक, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा आगे? देखिए, मैंने आपसे ये कह दिया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फांसी में काफ़ी फ़र्क होता है। तो चूँकि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना है कि उनके खिलाफ बाकी केसेस पेंडिंग है। 4 IAF इंडियन एयरफोर्स पर्सनल का मर्डर का केस भी पेंडिंग है, वो CBI कोर्ट चला रही है। टाटा कोर्ट में भी चल रहा है केस उनका, और रूबिया सईद का किडनैपिंग का केस भी चल रहा है। तो अब आगे ये सिर्फ एक मरहला है, आगे उन केसेस का क्या फ़ैसला होता है, किस बेसिस की एविडेंस है, वो क्या कहते हैं, क्या उनका डिफेंस कहता है, क्या प्रोसिक्यूशन कहती है, और क्या अल्टीमेट सज़ा होगी, वो तो रिपल इफ़ेक्ट और बाकी इफ़ेक्ट जो हैं उसके बाद नज़र आएंगे। अभी तो ये पहला पड़ाव है और पहले पड़ाव के बाद पूरी बात कैसे उभरेगी वो नहीं कही जा सकती। सर, थैंक यू इस पर्सपेक्टिव में बात करने के लिए।